नमस्कार। हिंदी आचार्य में बच्चों आज हम चोल राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखो बच्चों, ये जो चोल राजवंश है यह जो तमिलकम के 3 महान राजा हैं उनमें से एक है। एक राजा थे पंड्या, एक राजा थे चेरा और एक राजा थे चोल। ये तीनों जो दक्षिण भारत है यहाँ के तीनों महान राजा 3 क्राउन्ड किंग्स हैं ऑफ तमिलकम। ये तमिल क्षेत्र जो है, हालांकि इसमें देखिए जो चेरा क्षेत्र है यह केरला का आता है, पर ये जो तमिल क्षेत्र है, वाइडर तमिल क्षेत्र है, इसके 3 राजाओं में से एक राजा चोल वंश के राजा थे। और चोल वंश ही एक तरह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजवंश बनता है तमिल क्षेत्र के लिए। और ये जो चोल साम्राज्य था, जब ये साम्राज्य बन गया तो यह दूसरे देशों तक भी पहुंच गया। देखिए आज इन देशों का हिस्सा है ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव्स। यहाँ तक चोल साम्राज्य फैल गया था। जब आगे इसके राजा और राजेंद्र प्रथम जैसे महान राजा होते हैं तो इस राज्य को वो एक साम्राज्य में बदल देते हैं और वो बहुत दूर तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके पास अपनी नेवी भी थी। इस वीडियो में हम सब एक एक करके चीजों के बारे में जानते हैं। और चोल राजवंश के बारे में अशोक ने भी अपने अभिलेखों में लिखा है, वहां से भी हमें पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जितना पुराना अशोक है उतने ही पुराने ये भी हैं, क्योंकि तभी तो उसने उस समय के जो तमिलकम के 3 राजा हैं उनके बारे में उसने लिखा अपने अभिलेखों में। अब देखो, चोल साम्राज्य बच्चों ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा था, लेकिन हम मध्यकाल में इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह ज्यादा मिलती है और ये ज्यादा प्रोमिनेंस में भी मध्यकाल में आते हैं। मतलब प्राचीन काल के हिसाब से मध्यकाल, यहाँ पर ये मध्यकाल का मतलब ये मुगल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझना। तो जो प्राचीन चोल साम्राज्य है, ऐसा माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए इससे प्राचीन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 300 ईसा पूर्व तो है, क्योंकि यह अशोक के समकालीन है। ठीक है बच्चों। और जब 9वीं शताब्दी में दोबारा से चोल साम्राज्य, जो कि सामंत बन चुके थे, दोबारा से चोल राजा फिर महत्वपूर्ण जीत अपनी प्राप्त करते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ करते हैं। तो 848 ईस्वी में विजयालय नाम के जो राजा थे, जो कि प्राचीन चोल वंश से संबंधित थे, उन्होंने दोबारा से इस राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित किया। तो विजयालय को चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। तो प्राचीन संस्थापक कौन रहा होगा उसका ज्यादा पता नहीं है, लेकिन दूसरी बार जो दोबारा साम्राज्य बनता है चोल साम्राज्य, जो कि बिखर गया था, छोटा हो गया था, सामंत बन गए थे ये, लेकिन फिर से दोबारा से साम्राज्य बनता है, तो उसके लिए विजयालय जो राजा है उनको दूसरा संस्थापक इसको माना जाता है। पहले वो पल्लवों के सामंत बन गए थे, लेकिन विजयालय ने उनको हराकर अपना चोल मंडल बनाया। ये मुथारियार जो प्रमुख थे, जिनके आगे सामंत बने हुए थे चोल वंश के राजा जो थे, मुटारियार या मुथारियार, इन प्रमुखों को वो पराजित करता है। और उसके बाद फिर वो तांजावुर, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये तांजावुर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका मंदिर आता है। तो तांजावुर पर फिर विजयालय जो है वो अधिकार करता है और उसके बाद उसने तांजावुर को अपनी राजधानी भी बनाया और यहाँ पर देवी जो है निशुंभ सूदिनी का मंदिर बनाया। आप जानते हो ना, पौराणिक कथाएं, निशुंभ शुंभ होते थे, उनको देवी ने मार दिया था, तो देवी निशुंभ सूदिनी यानी कि निशुंभ को मारने वाली देवी का उसने मंदिर बनवाया है यहाँ पे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं वो है राजा प्रथम। राजा चोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं, जिन्होंने चोल साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। फिर आगे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम वो उस साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अभी हम पहले राजा के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने शिव पाद शेखर की उपाधि भी धारण की, यानी कि जो शिव जी के सिर पर अपना सिर रखते हैं, शिखर मतलब सिर रखते हैं, उन्होंने यह उपाधि भी धारण की। और भी कई उपाधियां धारण की है, इन्हें एक एक कर हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, राजा का जो असली नाम था वो था अरिमूली वर्मन। उसके बाद उन्होंने राजा नाम की उपाधि अपने धारण की, यही उनका नाम बन गया राजा, यानी कि राजाओं का राजा, जिसे शहनशाह कहते हैं ना, राजाओं शाहों का शाह, यानी कि राजाओं का राजा, राजा। और इसके साथ ही उन्होंने जैसे कि शिवपाद शेखर की उपाधि है, राजा उन्होंने अपना नाम रख लिया। इसके साथ उन्होंने मुमुदी चोलन की भी उपाधि धारण की है। इसके साथ ही उन्होंने राज केसरी, यानी कि केसरी शेर को कहते हैं, और राज एक ऐसा राजा जो शेर है, यह उपाधि भी धारण की। तो बच्चों, जब राजा पहले
जब वो राजा बनते हैं तो उस समय चोल साम्राज्य, मतलब वो एक राज्य था, साम्राज्य नहीं बना था, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था। और लेकिन राजा प्रथम ने चोल को साम्राज्य बना दिया और उसको एक बहुत ही मजबूत सेना दी और बहुत ही मजबूत नौसेना दी, नेवी भी दी, और चोल साम्राज्य का बहुत ज्यादा फैलाव कर दिया। देखो बच्चों, जब राजा प्रथम ने पांड्य साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया तो उन्होंने अपना एक और टाइटल दिया अपने आप को, पांड्य कुलशिणी, यानी कि जो पांड्या साम्राज्य है उनके कुल को खत्म करने वाले। और इसी के साथ एक मुमुदी चोला नाम का भी उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था, जिसका मतलब ये था कि जो तीनों मुकुट पहनते हैं, जैसे कि अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि तमिलकम में 3 क्षेत्र आते थे, चोलों का, पांड्यों का और चेरों का। ये तीनों राजाओं को हराकर जब चोलों का ही साम्राज्य स्थापित हो गया, तो जिस राजा ने यह साम्राज्य सबसे पहली बार स्थापित किया उसने मुमुदी चोला नाम से अपने आप को उपाधि दी। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर राजा प्रथम ने अपना राज्य जब स्थापित कर लिया, तब उन्होंने अपनी एक जो तांबे की जो प्लेट्स होती थी, जो चोल राजा अपने वे खुदवाते थे, जैसे कि बच्चों, जैसे कि अशोक ने अपने शिलालेख पत्थरों के ऊपर खुदवाए हैं, इसी तरह से तांबे की जो प्लेट्स होती थी उसके ऊपर ये चोल राजा लिखा करते थे। तो देखिए, ऐसी ही एक प्लेट के ऊपर उन्होंने लिखा है। वे कहते हैं कि जैसे श्री राम जी पुल बनाकर लंका गए थे और वहां पर रावण को मारकर आए हैं, लेकिन श्री राम जी का एक सेवक, उसने पुल बनाकर नहीं बल्कि शिप्स के साथ में वो लंका जाता है और लंका को जलाकर आता है। तो यानी कि एक तरह से अपनी प्रशंसा की है इसमें। तो राजा प्रथम ने जो सांस्कृतिक उनकी जो विरासत है वह है पेरुवुट्टैयार कोविल। यह उस मंदिर का नाम है जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम मंदिर, यह शिव जी का एक मंदिर उन्होंने तांजावुर में बनाया था। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि राजराजेश्वरम मंदिर या बृहदेश्वरम मंदिर जो तंजौर का है, तांजावुर या तंजौर का है, इसका तमिल नाम पेरुवुट्टैयार कोविल है। और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर साइट भी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यह मंदिर माना जाता है। और बच्चों, इस मंदिर की एक और खास बात है कि ये पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो आपसे मंदिरों से संबंधित 3 प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर कौन सा है, तो आप लिखेंगे बृहदेश्वर मंदिर, राजा के बनाया गया शिव जी का मंदिर तांजावुर में जो है। इसी तरह से ईंटों का बना हुआ मंदिर कहाँ है, सबसे प्राचीन ईंटों का बना हुआ मंदिर जो है वो कानपुर के पास में जो भीतर गांव का मंदिर है वो है सबसे प्राचीन। और सबसे बड़ा मंदिर तो आप जानते ही हो, अंकोर वाट कंबोडिया में। बच्चों, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल है, जैसे कि आप जानते हो। इस मंदिर को 1010 में बनाया गया था और 2010 में इसके पूरे 1000 साल पूरे हो गए थे, तो उसके लिए भी पूरे इसका उत्सव मनाया गया था। तो राजा प्रथम ने श्रीलंका के बाद में आगे मालदीव पर भी कब्जा किया था। और राजा प्रथम के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम बनते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में अब पढ़ेंगे। देखो बच्चों, विजयालय ने तो दोबारा से चोल साम्राज्य का विस्तार किया है, फिर राजा आते हैं, उसको पूरा साम्राज्य बना देते हैं। और उनके पुत्र जो राजेंद्र चोल आते हैं वो 1012 ईस्वी में आते हैं और उनको माना जाता है कि वह चोल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम है। तो देखिए बच्चों, राजेंद्र चोल प्रथम जो है उन्होंने जो श्री विजय साम्राज्य है जो कि मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, इनको जीता है। और कंबोडिया के जो खमेर साम्राज्य है यहां से इन्होंने कर वसूले हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो दक्षिण भारत के जो चोल साम्राज्य के जो राजा हैं, इनका इतना प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है, साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं। देखिए, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, इनके प्रभाव की वजह से ही यहाँ पर जो प्राचीन, जैसे कि हिंदू मंदिर मिलते हैं आपको इंडोनेशिया में, जावा में आपको हिंदू मंदिर मिलते हैं। तो इसका कारण ये जो दक्षिण भारत के हिंदू राजा हैं ये रहा है। भारत में भी इन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया है। देखिए, जैसे कि बंगाल, जिसका पुराना नाम गौड़ प्रदेश था, तो गौड़ प्रदेश के जो राजा थे महिपाल, उन्होंने जब उन्हें हरा दिया तो उन्होंने एक नई उपाधि धारण की है गंगाई कोड की, यानी कि एक ऐसा चोल जिसने कि गंगा के क्षेत्र को जीत लिया। और गंगाई कोड चोलपुरम नाम से उन्होंने एक नगर की भी स्थापना की, उसे अपनी राजधानी भी बनाया और वहां पर एक सरोवर भी बनाई है। और उसके बाद जब वो साउथ ईस्ट में जैसे कि अपना जो अभी हमने पढ़ा है थाईलैंड आदि, इंडोनेशिया आदि, यहाँ पर उन्होंने जब जीते हैं, उन्होंने अपने आप को एक नया टाइटल दिया है कदरम कोंडन, यानी कि एक ऐसा राजा जिसने कि केदा, मलेशिया के केदा को जीत लिया।
बच्चों जो भारत की जो नेवी की शिप है, नेवी की ट्रेनिंग शिप है टीएस राजेंद्र, वो राजेंद्र चोला प्रथम के नाम पर ही रखी गई है। और जो हमारे राजा चोला हैं, इनके लिए देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में जब उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी, तो सिलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, एक राजेंद्र ने, देखिए जो राजा हैं उन्होंने उसके श्रीलंका के उत्तर भाग में अपना कब्जा किया, और जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने श्रीलंका के दक्षिण भाग में अपना कब्जा किया। यानी कि पूरे श्रीलंका या सिलोन को पूरी तरह से राजेंद्र प्रथम ने ही जीता है। और उन्होंने ये देखिए 1100 ईस्वी में पोलनूरवा श्रीलंका का यह एक शिलालेख है। तो बच्चों जब गंगईकोंड चोलपुरम नाम का जो उन्होंने शहर बसाया है राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी में, तब उन्होंने उसे अपनी राजधानी बनाया है, जो कि अगले 250 सालों तक चोल साम्राज्य की राजधानी बनी रहती है। और जिस तरह से उनके पिता राजा ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया है तंजावुर का शिवजी का, उसी तरह से उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम में अपनी राजधानी में उन्होंने शिवजी का मंदिर बनवाया, और इस मंदिर को भी बृहदेश्वर मंदिर ही कहते हैं। अब बच्चों देखो, चोल राज व्यवस्था के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो जो चोल साम्राज्य था वो 9 प्रांतों में बंटा हुआ था, यानी कि 9 उसमें स्टेट्स थी जिन्हें मंडलम कहते थे। और जो मंडलम थे वो आगे कोट्टम या वालानाडूज में डिवाइडेड थे, यानी कि जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है कोट्टम या वालानाडू। और उनसे छोटे जिन्हें तहसील कहा जा सकता है या ब्लॉक कहा जा सकता है, उन्हें नाडू कहा जाता था। अब आगे जो नाडू है, नाडू आगे गांव में बटा हुआ था, और गांव की जो सभाएं होती थी उन्हें उर कहते थे। और इसी तरह से जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो 1/6 होता था। तो बच्चों ये जो गांव होते थे उनमें अलग अलग तरह की समितियां होती थी। ये समितियां किस तरह के जो जमींदार लोग हैं उन पर निर्भर करती थी। जैसे कि एक ऐसे गांव की जो समिति है जिसमें कि जो दूसरे जो जाति के लोग हैं जो कि ब्राह्मण नहीं है, उनकी जो जमीनें हैं वो जो समिति बनाएंगे उसे उर कहा जाता था। इसमें सभी जातियों की जमीनें होती थी, लेकिन ऐसी सभा जो होती थी उसे समिति कहते थे, जहां पर जमीन जो होती थी वो ब्राह्मणों के लिए होती थी। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सभा कैसी समिति को कहते हैं जहां पर लैंड ओनर्स जो है वो ब्राह्मण्स हैं, और उर ऐसी समिति को कहते हैं जहां पे लैंड ओनर्स जो है वो नॉन ब्राह्मण्स हैं। और ये जो समितियां होती थी बच्चों, ये एक तरह से पूरे गांव की देखरेख करती थी। गांव में जो भी कंस्ट्रक्शनल वर्क है कि किस तरह से कोई कूल लेकर आना है, वाटर चैनल लेकर आना है, कि किस तरह से जो इकट्ठे कम्युनिटी रोड कैसे बनानी है, तो कम्युनिटी वर्क जो होते थे वो इन समितियों के थ्रू किए जाते थे। यानी कि जैसे काम आजकल ग्राम पंचायत करती है वो काम इस तरह से उर समिति या ऐसी सभा समितियों के द्वारा किए जाते थे, गांव की भलाई के लिए जो काम होते थे। और नगरम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते थे जो व्यापारियों का संगठन होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नगरम चोल वंश में क्या था, वो व्यापारियों का संगठन होता था, उनकी एक समिति होती थी। और ये जो सभा के जो मेंबर थे वो लॉटरी के द्वारा इनको चुना जाता था। इसी तरह से ये 5 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। विलन वगई उस तरह की जमीन को कहते थे कि जो नॉन ब्राह्मण जो हैं जमींदार हैं उनकी जमीन है उसको विलन वगई कहते थे। और जो ब्रह्मदेय ऐसी जमीनें होती थी, या बच्चों चोल ये जो जितने भी तमिल के जो राजा हैं क्षेत्र के, चाहे पंड्या भी हो, ये सब ब्राह्मणों को बहुत दान देते थे। तो जो दान में दी गई ब्राह्मणों को जमीन है उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था, और इसीलिए जमींदार यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं। इसी तरह से शाल भोग जो जमीन है वो शाला के लिए यानी कि पाठशाला के लिए जो जमीन है उसे शाल भोग कहा जाता था। उसी तरह से देवदाना यानी कि मंदिर के लिए जो जमीन दान में दी गई थी उसे देवदाना या तिरुनमट्टुकानी कहते थे। और पाली चंदम ऐसे मंदिरों, जैन मंदिरों को दी गई या जैन इंस्टीट्यूशंस को दी गई जमीन जो दान में दी गई है उसे कहा जाता था। तो बच्चों मंदिरों को भी जमीन राजा लोग दान में दिया करते थे ताकि उनका अपना जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, मंदिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, मंदिर अपने इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे थे, क्योंकि वो जमीन दिया करते थे मंदिरों को दान में। राजा केवल मंदिर बनवा कर नहीं छोड़ दिया, वो मंदिर को सस्टेन करने के लिए भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चोल कला और स्थापत्य मंदिरों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। कांसे की मूर्तियां, बच्चों जो कांसा होता है ना वो एक एलॉय होता है तांबे और टिन का, लेकिन कांसे के साथ साथ बेल मेटल की भी मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ पे बेल मेटल में, कांसे में जो होता है तांबे के साथ साथ जो टिन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक बनाई जाती थी कांसे की, या जो बेल मेटल की मूर्तियां बनाई जाती थी, इसे समझते हैं। तो बच्चों जैसी आप मूर्ति, जैसे कि ये चित्र में आप देख सकते हैं, जैसी आपको मूर्ति बनानी है
वैसी मूर्ति आप पहले मोम की बनाएं। मोम पर बनाना किसी भी चीज को आसान है, तो मोम पे बहुत सुंदर नक्काशी करके मूर्ति आप बनाएंगे। उस मूर्ति को फिर आप मिट्टी से ढक देंगे। जब आप उसको मिट्टी, जैसे कुम्हार वाले जो घड़े बनाने वाली जो मिट्टी होती है, उस तरह से आप उसको मिट्टी के साथ में ढक देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस पूरी मूर्ति को, जिसके अंदर मोम है, वैक्स है जिसके अंदर, उसको फिर गर्म किया जाएगा और उसमें से एक छेद रखा जाता है, ताकि जब गर्म किया जाए इस मिट्टी की जो मूर्ति है, इसके अंदर का जो मोम है वो पिघल जाए, और फिर इसमें से एक छेद रखा जाता था जिसमें से वो मोम निकल जाता था। अब इस छेद में से ही एक गर्म की हुई धातु, जो कि पिघली हुई धातु है, जैसे कि बेल मेटल है या कांसा है, जिसकी आगे हमने मूर्ति बनानी है, उसे उसी छेद के द्वारा अंदर मूर्ति का जो सांचा बनाया गया मिट्टी का, उस सांचे में उस पिघली हुई मेटल को डाल दिया जाता था। और फिर जब वो ठंडी होकर बिल्कुल सेट हो जाती थी, मूर्ति बन जाती थी, तो फिर बाहर का जो मिट्टी का जो हमने सांचा बनाया है उसे तोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से ये कांसे की या बेल मेटल की इस तरह से मूर्तियां बनाई गई है। बहुत ही, मतलब ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये बहुत ही मशहूर टेक्निक है चोल साम्राज्य की। ये जो मूर्तियां हैं, इस तरह से मेटल की मूर्तियां बनाना बहुत ही आसान होता है, और आप बहुत ही बारीकी का काम भी इसमें कर सकते हो। तो बच्चों, चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो सम्राट हुए हैं, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ, उनके मंदिर, सबके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।